हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम अगस्त करंट अफेयर के जो बेस्ट 100 क्वेश्चन है उसका तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। इसमें हम इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स अगस्त में आए हैं उन सभी के बारे में हमने क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं। ये आपका थर्ड पार्ट होगा। पहले 30 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन में ये हमारा 31st क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। चलो चलते हैं अटेम्प्ट करने की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है अगस्त क्रांति दिन के ऊपर, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा कौन सा दिन है जब ये सेलिब्रेट करते हैं? तो ये कोई और नहीं बल्कि 8 अगस्त है, क्योंकि इसी दिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी 78th एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट क्यों की थी? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, ठीक है, वो उस वक्त स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें जापान ने हिस्सा लिया था और कुछ एक्सिस पावर ने हिस्सा लिया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, कि किस समय जो दूसरा विश्व युद्ध है वो कब हुआ था? तो ये कोई और नहीं बल्कि 1939 में हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी साउथ ईस्ट एशिया की जो टेरिटरीज थी उनको छोड़ दिया था। और गांधी जी भी ये मानते थे कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ जाते हैं तो जापान के पास इतना रीजन नहीं होगा कि वो इंडिया को इन्वेड कर सके। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी गिव द कॉल डू और डाई इन हिज स्पीच? तो कहाँ पर गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि जा तो देश के लिए कुछ करो या फिर मर जाओ? तो ये दिया था उन्होंने स्पीच जब दे रहे थे ग्वालियर टैंक मैदान पर। तो ये स्पीच दी थी उन्होंने क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद। क्रिप्स मिशन जो चलाया गया था वो फेल हो गया था, इसीलिए गांधी जी ने वो सभी लोगों को ग्वालियर टैंक मैदान में इकट्ठा किया था और वहीं पर ये उन्होंने स्पीच दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? जो गांधी जी ने चलाया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, वो इनमें से नीचे लिखे में से कौन सी इसकी प्रोविजन नहीं है? ब्रिटिशर्स कैन रूल इंडिया बट अकॉर्डिंग टू आईएनसी लीडर्स, कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर सकते हैं पर उनको जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं उनके हिसाब से ही चलना होगा। सेकंड बात है, डेक्लेरेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड फासिज्म, मतलब कि जो हमारा फ्री इंडिया है उसको कमिटमेंट करने के डेक्लेरेशन करना कि हम हमारे इंडिया को इंपीरियलिज्म और फासिज्म के अगेंस्ट लेके जाएंगे, मतलब इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल, मतलब अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ जाते हैं उसके बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको हम फॉर्म करेंगे। अगला है, सेंशनिंग ए सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को शुरू करना। तो इसका उत्तर है पहला। बाकी तीनों जो हैं वो इसके प्रोविजंस हैं। जो फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि इसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि हमें इमीडिएटली अभी के अभी ब्रिटिश रूल खत्म करना है इंडिया से, मतलब कंप्लीटली ही खत्म करना है, उनको एक पाई भी नहीं देनी। अगला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स एज एन इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने के बाद ऐसी कौन सी चीज हुई कि इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया? तो इनमें से कौन कौन से लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया था? तो सभी को किया गया था, किसी इनमें से किसी को भी नहीं किया गया, पहले 2 को किया गया है और सभी को किया है आखिरी वाले को छोड़कर। तो इसका उत्तर आएगा सभी को किया था। महात्मा गांधी जी को भी इसके बाद अरेस्ट किया था, अब्दुल कलाम आजाद को भी किया था, जवाहरलाल नेहरू को भी किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी किया गया था। और जो कांग्रेस है उसको एक अनलॉफुल एसोसिएशन भी डिक्लेयर कर दिया था। और इसी मूवमेंट के बाद एक जो फर्स्ट हाफ था मूवमेंट का वो बहुत ज़्यादा पीसफुल था जब तक महात्मा गांधी जी को रिलीज नहीं कर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वायलेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवमेंट? पहले हाफ में तो सारे लोग जो थे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर सेकेंड हाफ में ये मूवमेंट जो थी वो वायलेंट हो गई थी। तो ये वायलेंट किसके कहने पर हुई थी? तो ये लॉर्ड लिंगलिथगो थे, जिनके कारण इन्होंने अडॉप्ट की थी पॉलिसी ऑफ वायलेंस। इसके बाद ही सेकेंड हाफ जो है वो वायलेंट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वन हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन दिस मूवमेंट? इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स का इसमें साथ नहीं दिया था? तो
कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया के होके भी उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ ना देकर बल्कि ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो इनमें से कौन से हैं, इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं, तो इनमें से कौन से हैं जो इंडिया के लिए लड़े थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खड़े थे? कम्युनिस्ट पार्टी, अमेरिकन वाइसरायज ऑफ काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। इन सभी ने ही जो ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इन तीनों लोगों ने। इनके साथ एक और भी थे, हिंदू महासभा, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी एंड द आजाद हिंद गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया? तो ये कोई और नहीं बल्कि है हमारे सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने ही हमारी जो INA है उनको फॉर्म किया था, पर आउटसाइड इंडिया। Who resigned from INC opposing complete independence? तो इनमें से ऐसे कौन से इंसान हैं जो भारत के होते हुए भी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, वहां से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का रूल रहे, थोड़ा बहुत ही सही पर रहे। तो इनमें से ऐसे कौन थे? तो ये आंसर है सी, राजागोपालाचारी। इन्होंने कहा था कि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी डिमांड गलत है कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनका रूल, ब्रिटिशर्स का रूल रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान? जब गांधी जी ने स्पीच दी थी अपनी ग्वालियर टैंक मैदान में, तो उस समय कौन ऐसा था जब मुंबई में इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किसने झंडा लहराया था? तो ये कोई और नहीं बल्कि थे अरुणा असफ अली। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है और इन्होंने ही हमारा इंडियन फ्लैग को वहां पर लहराया था। अगला क्वेश्चन है, हु सेट अप एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन? तो ये है उषा मेहता। तो इससे पता लगता है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें सिर्फ मेन ने ही नहीं बल्कि वेमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था और बहुत आगे आकर पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, 1947 का जो पैक्ट है गोरखा सोल्जर्स के ऊपर, वो कौन सी 3 कंट्रीज के विचकार हुआ है? इंडिया, नेपाल, US, इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, UK। देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो गोरखास हैं वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो नेपाल तो आंसर में आएगा ही आएगा। तो इनमें से 2 और कंट्रीज कौन है? तो इसका आंसर है चौथा, इंडिया, नेपाल एंड UK। इवन UK में आज भी एलिजाबेथ जो 2 है ब्रिटेन की, उनको 2 पर्सनल जो ऑफिसर्स हैं वो गोरखा ऑफिसर्स हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी बहुत एक रेपुटेशन है ब्रिटिशर्स आर्मी में आज भी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एंग्लो नेपोलिस वॉर हैपेंड? कब हुई थी? तो ये हुई थी 1814 से लेके 1816 तक। और इसी वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनमें गोरखा सोल्जर्स भी होने चाहिए, हमारी आर्मी में ये लोग भी जरूर होने चाहिए। तो ये उन्होंने, अगला क्वेश्चन है, कब डिसाइड किया था कि हमारे आर्मी में होने चाहिए? तो ये किया था 1815 में, जब एंग्लो नेपोलिस वॉर हुई थी उसके बाद। तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी 1947, उसके बाद ये क्वेश्चन उठा कि जो गोरखा सोल्जर्स की 10 रेजिमेंट्स है वो किसको जाएंगी, ठीक है, वो किन किन लोगों में बटेंगी। तो तब एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल, जिसको कहते हैं ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट के दौरान गोरखा सोल्जर्स की जो रेजिमेंट है उनको डिवाइड किया था। तो अबाउट हाउ मच द ब्रिटिश आर्मी इज कंप्राइज्ड विद गोरखास? मतलब आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखास का बहुत बड़ा हाथ है और वो उनके एक पार्ट है जहां पर उनको बहुत अच्छी रेपुटेशन भी मिलती है। तो कितने % है वो? तो इसका उत्तर है 3%। 3% जो ब्रिटिश आर्मी की है वो गोरखास हैं उसमें। और 2015 में इनकी सर्विस को 200 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 200 साल हो गए कि ये ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्नेचर वेपन ऑफ गोरखास? जो गोरखास हैं उनका एक पर्टिकुलर वेपन होता है जो वो हम अपने पास हमेशा ही रखते हैं। तो वो कौन सा है? स्वॉर्ड मतलब तलवार, राइफल मतलब बंदूक, खुकरी और वुडन स्टिक मतलब बहुत बड़ा डंडा। तो खुकरी उनका वेपन है जो वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। ये एक कर्व्ड शेप का ब्लेड होता है, ठीक है, और इसकी एक लेजेंडरी यूटिलिटी भी होती है। और ये गोरखा रेजिमेंटल का एक बहुत अच्छा पार्ट बन चुका है, एक प्रोमिनेंट पार्ट जिसके बिना वो अधूरे हैं। विच कंट्री हैड रिसेंटली पब्लिश्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप दैट लैप्सेस विद इंडिया? तो ऐसे कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपना पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है
पब्लिश किया है, पर वो इंडिया के साथ लैप्स कर रहा है, मतलब इंडिया को का कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि है पाकिस्तान, हमारा नेबरिंग देश। और उन्होंने ये सब किया है क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही थी J&K पर, जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस था उसका डिसीजन वापस लेने के जस्ट एक दिन पहले, तो इन्होंने ये किया है क्योंकि उस वक्त इंडिया ने भी अपना मैप लॉन्च किया था कि हमारा ये मैप है, तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना ये मैप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ सर क्रीक? सर क्रीक का ओरिजिनल नेम क्या है? तो ये है बाण गंगा। ये बहुत फेमस जगह है और डिस्प्यूटेड जगह है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, वेयर सर क्रीक इज लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? ये है रन ऑफ कच्छ में। ये एक 96 किलोमीटर स्ट्रिप है जो वाटर की, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आती है। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है और ये अरेबियन सी में जाके ओपन होती है, और ये रन जो कच्छ रीजन है गुजरात का, उसको डिवाइड करती है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसके रिलेटेड भी बहुत इश्यूज हैं जो आगे चल के आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड जूनागढ़ डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया? तो कब डिसाइड किया था? ये डिसाइड किया था उन्होंने 1947 में। फिर उन्होंने 1948 में एक प्लेबिसाइट हुआ था, ठीक है, उसके फॉर्मली उन्होंने तब साइन करके ये इसको पर्टिकुलर कर दिया था। 1948 में ये साइन हुआ था, पर 47 में इन्होंने डिसाइड कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे जवाहरलाल नेहरू गिव द कॉल फॉर टोटल इंडिपेंडेंस? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कब कहा था कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए? ये तो हमें सभी को याद रहता है कि 1929 साल में कहा था, पर डेट क्या थी? तो ये थी हमारी 26 जनवरी, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने चुना था क्योंकि इस दिन उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और इसीलिए हमारा इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1929 को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हु एडवांस द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस टू 1947? तो जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात आई तो कौन सा ऐसा इंसान था जिसने कह दिया था कि हम एक साल पहले ही आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं? पहले कह रहे थे कि 1948 में आपको इंडिपेंडेंस देंगे, पर बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको एक साल पहले ही दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा इंसान था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने माउंटबेटन को कह दिया था कि जो अपनी पावर है वहां से आप वापस ले लीजिए जून 30, 1948 तक, मतलब 30 जून तक उनको ऑर्डर मिले हुए थे कि इस वक्त तक आप अपनी पावर इंडिया से वापस ले लीजिए। तो उसने जून 1948 तक का वेट नहीं किया, और राजगोपाला जी ने उस वक्त कहा था कि देयर वुड हैव बीन नो पावर लेफ्ट टू ट्रांसफर। तो ये राजगोपाला जी के उस वक्त के शब्द हैं जो कि आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तभी माउंटबेटन ने कहा था कि हम आपको अगस्त 1947 को आजादी देंगे, और इसीलिए उन्होंने डेट को एडवांस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी ब्लडशेड नहीं होगा और कोई भी राइट नहीं होगा अगर हम इसको पहले कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटिल नेम ऑफ एटॉमिक दैट यूएसए ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी? तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में यूएसए ने जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे, एक तो हिरोशिमा पर, दूसरा था नागासाकी पर। तो जो नागासाकी पर उन्होंने गिराया था उसका नाम क्या था? उन्होंने दोनों के नाम रखे थे, लिटिल बॉय, फैट मैन, लिटिल जॉन और फैट बॉय। तो इसका उत्तर है फैट मैन, ये नागासाकी का उत्तर है। और अगर हम बात कहें हिरोशिमा की तो उसका नाम है लिटिल बॉय। नागासाकी पर इन्होंने बॉम्ब गिराया था 9 अगस्त को, और हिरोशिमा पर गिराया था इन्होंने 6 अगस्त को। तो ये इस इंसान ने उनको ऑर्डर दिया था। तो ये कोई और नहीं बल्कि है हैरी ट्रूमैन, जो उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ही ऑथराइज किया था कि आप एटॉमिक बॉम्ब यूज कर सकते हैं ताकि जापान इसमें अपनी हार माने वर्ल्ड वॉर 2 में, और वर्ल्ड वॉर 2 में वो सरेंडर कर दे। तो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। इसीलिए उन्होंने, जो हमारा माउंटबेटन है, उन्होंने इसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया को इंडिपेंडेंस दी थी 15 अगस्त के लिए, क्योंकि ये सेकेंड एनिवर्सरी थी जब जापान ने अपनी हार मानी थी। तो ये सेलिब्रेट भी किया गया है, वहां पर यूके में भी इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, जापान में भी कमेमोरेट किया जाता है। इवन हमने इसके करंट अफेयर भी कवर किए हैं, हम आपको यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में आपको लिंक दे देंगे।
और इवन वीडियो के आखिरी में भी दे देंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो यहीं तक था हमारा सफर इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। अगर आप और भी ऐसी सीरीज चाहते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।